हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 6 क्लास 10 का सिविक्स का, जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज, और हम करने वाले हैं इसका पार्ट 3। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, पहले वो जाकर देखना, तभी आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। ओके जी, सो ये लास्ट पार्ट है। पार्ट 3 के बाद चैप्टर एंड हो जाएगा। उसके बाद मैं इसके एमसीक्यू वगैरह अपलोड करूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। उसके बाद मैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं वो अपलोड करूंगा, ठीक है। मैंने बहुत सारे चैप्टर के कर भी दिए हैं, जैसे कि नेशनलिज्म इन इंडिया, बहुत सारे चैप्टर के कर दिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मैं यूपी बोर्ड से हूँ, ये मेरे लिए भी है क्या, मैं सीबीएसई बोर्ड से हूँ, मेरे लिए भी है क्या, झारखंड बोर्ड। दोस्त आप वो अगर वीडियो देखोगे ना तो उसमें देखो सबके आगे लिखा होगा 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। तो इसका मतलब वो किसी ना किसी बोर्ड में आया है। अब ज़रूरी थोड़ी ना, अगर लास्ट ईयर एक क्वेश्चन मान लो सीबीएसई बोर्ड में आया है तो इस साल क्या पता वो यूपी बोर्ड में आ जाए। तो इसलिए वो सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी बोर्ड में आए हैं तो इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट तो है ना। तो वो सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा लिख लिख के करने हैं, बट कम से कम देखने आपको पता होना चाहिए कि उसका आंसर कैसे करना है आपको। ओके जी, तो इसलिए वो जो वीडियोस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने जानबूझ के सारे बोर्ड्स के क्वेश्चन लिए, जिससे हर बोर्ड के जो बच्चे हैं वो समझ सके कि जी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर सेम होते हैं। मैं सिर्फ वो इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आता है, क्योंकि बच्चों को कभी कभार क्वेश्चन समझने में भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो याद रखना वो सब बोर्ड्स के लिए। ओके जी, सो लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि नेशनल पार्टी कौन कौन सी होती है, ठीक है। नेशनल पार्टी के बारे में देखा था, ठीक है, कि क्या होती है नेशनल पार्टी कैसे बनते हैं, ओके। और हमने ये देखा था कि इंडिया के अंदर 7 नेशनल पार्टी है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आप मेरे को ये बताओ कि 7 कौन कौन सी नेशनल पार्टी है इंडिया के अंदर, ठीक है। ज़रूर बताना, आपको पता होना चाहिए दोस्त, अगर आपने लास्ट पार्ट देखा होगा तो। ओके, सो 7 जो है नेशनल पार्टी है इंडिया के अंदर। और उसके अलावा जो भी मेजर पार्टी है ना, हमारा इलेक्शन कमीशन उसको स्टेट पार्टी बोलता है, ठीक है। और स्टेट पार्टी का कुछ क्राइटेरिया भी होता है, याद है ना। स्टेट पार्टी का क्राइटेरिया क्या होता है? एक तो 6% वोट स्टेट असेंबली में, यानी स्टेट के अंदर जब इलेक्शन होता है तो 6% वोट होने चाहिए और 2 सीटें होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम, तभी वो एक स्टेट पार्टी कहलाएगा। ओके, और स्टेट पार्टी को रीजनल पार्टीज भी कहा जाता है, ठीक है। इसी से एक और क्वेश्चन बनता है कि जो नेशनल पार्टी है ना उसको भी किसी और से नाम से जाना जाता है। जैसे कि स्टेट पार्टी को रीजनल पार्टी के नाम से जाना जाता है, वैसे नेशनल पार्टी को भी किसी और नाम से जाना जाता है। तो वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। तो 2 क्वेश्चन हो गए, पहले 7 पार्टी का नाम, दूसरा नेशनल पार्टी को और किस नाम से जाना जाता है। ओके, अब है ना, मैं आपको ये बता दूं कि पिछले 30 सालों में देखो लिखा है ओवर द लास्ट 3 डेकेड्स द नंबर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ दीज पार्टीज हैज एक्सपैंड। जो पावर है और जो नंबर है, मतलब पहले क्या होता था, बहुत कम रीजनल पार्टियाँ स्टेट पार्टी होती थी, बट अब बहुत ज़्यादा इन 30 सालों में बहुत ज़्यादा रीजनल पार्टी बन चुकी है और साथ ही में उनकी पावर भी बढ़ चुकी है। अब उनकी पावर क्यों बढ़ गई? क्योंकि नेशनल पार्टी आर कंपेल्ड टू फॉर्म अलायंस विद द स्टेट पार्टी। क्योंकि अब नेशनल पार्टी को स्टेट पार्टी के साथ अलायंस बनाना ही पड़ता है, उनको अपने साथ मिलाना ही पड़ता है। अब इसका क्या मतलब है, देखो मैं आपको बताता हूँ। जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था ना, तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, जिसके पास सारी की सारी सीटें आती थी, दैट इज़ कांग्रेस पार्टी, ठीक है। मैं आपको बता दूं, चाहे आपके सबसे ज़्यादा सीटें आएँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको अपनी गवर्नमेंट बनानी है ना तो आपको 272 सीटें चाहिए कम से कम। जैसे कि मैं आपको दोबारा से बताता हूँ एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना। मान लो एक कांग्रेस है, ठीक है। कांग्रेस को इंडिया के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है ना उसमें सबसे ज़्यादा सीटें मिली, 250 सीटें, पर वो फिर भी गवर्नमेंट नहीं बना पाएगी। क्यों नहीं बना पाएगी? क्योंकि आपको गवर्नमेंट बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए एट लीस्ट, ठीक है। तो उसको दूसरी पार्टी को भी अपने साथ मिलाना पड़ेगा, ठीक है, समझ आ गया आपको। तो आपको गवर्नमेंट बनाने के लिए एटलीस्ट 272 सीटें तो चाहिए ही चाहिए। अब देखो बात क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना तो कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी थी, उसको 30-40 सालों तक तो हमेशा 272 से ज़्यादा ही सीटें मिलती थी। बट 90s के टाइम में, जब 90s का एरा स्टार्ट हुआ, तो वो कोलिजन गवर्नमेंट का एरा बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो कांग्रेस है वो जीतती तो थी, मतलब कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीटें तो मिलती थी, बट वो 272 नहीं बना पाती थी। तो इसलिए उसने बहुत सारी छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी को, स्टेट पार्टी को अपने साथ मिलाया। तो इसी वजह से जो स्ट्रेंथ है स्टेट पार्टी की वो बढ़ गई, क्योंकि अब हर स्टेट पार्टी को पता था कि नेशनल पार्टी तो अपनी गवर्नमेंट बना नहीं पाएगी, क्योंकि अगर उसको पूरी सीटें नहीं मिली, 272 सीटें नहीं मिली, तो वो अपनी गवर्नमेंट नहीं बना पाएगी, तो उसको हमारे साथ अलायंस करना पड़ेगा। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट की भी कहीं ना कहीं पावर बढ़ी, ठीक है।
और इसी से फेडरलिज्म स्ट्रांग हुआ और डेमोक्रेसी स्ट्रांग हुई। इसका क्या मतलब है? फेडरलिज्म का क्या मतलब होता है कि स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट की पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट ना छीन पाए। अब अज्यूम करो अगर नेशनल पार्टी ने किसी स्टेट पार्टी के साथ हाथ मिलाया और उसको बोला है कि आप सपोर्ट करो, और वो स्टेट पार्टी किसी स्टेट की स्टेट पार्टी, मान लो पंजाब की स्टेट पार्टी ने सपोर्ट करा कांग्रेस का, ठीक है, और कांग्रेस ने सेंट्रल गवर्नमेंट बना ली, तो क्या कभी भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो कांग्रेस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्या कभी भी पंजाब की स्टेट गवर्नमेंट को छेड़ेगी या उसकी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको हटाने की कोशिश करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि मान लो अगर उसने कोशिश करी तो जो पंजाब की स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना सपोर्ट वापस ले लेगी और दोबारा से गवर्नमेंट मतलब दोबारा से इलेक्शन हो जाएंगे फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के, है ना। तो इसीलिए एक तरह से हमारा फेडरलिज्म भी स्ट्रांग हुआ है इन 30-40 सालों में, जैसे ही कोलिजन गवर्नमेंट का जो एरा है वो स्टार्ट हुआ और डेमोक्रेसी भी स्ट्रांग हुई है। कुछ एग्जांपल दे रखे हैं स्टेट पार्टी के, जैसे समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय दल पार्टी, मिजो नेशनल फ्रंट और शिवसेना और डीएमके, ठीक है। द्रविड़ मुनेत्र पार्टी, ये हमारी थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है इस टाइम 2019 के इलेक्शन के बाद। ओके, तो ये देखो आपकी है ना बुक के अंदर बहुत सारी स्टेट पार्टी, रीजनल पार्टी लिखा हुआ था। रीजनल पार्टी इसका मतलब स्टेट पार्टी होता है, अभी अभी आपने देखा। तो 2018 के अकॉर्डिंग है, तो बहुत सारी पार्टीज़ के नाम दे रखे हैं, आपको याद नहीं करना, ठीक है। ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको। अगर आप यूपीएससी वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हो दोस्त तो आप कर सकते हो, बट बाकी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अब आते हैं हम दोबारा से टॉपिक पे। ओके, और एक और बात, दीज मेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पॉलिटिकली मोर एंड मोर डाइवर्स। और इसी की वजह से जब से स्टेट पार्टी का जो डोमिनेंस है एक तरह से बढ़ा है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ी है, ठीक है, तब से क्या होता है पार्लियामेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा एक डाइवर्स बना है। मेरे कहने का मतलब देखो, मान लो कांग्रेस को 100 सीटें मिली सबसे ज़्यादा, तो उसको बहुत सारे अलग अलग पार्टी के लोगों को अपने साथ मिलाना पड़ेगा, तो उनकी सोच भी माननी पड़ेगी, उनकी बातें भी माननी पड़ेगी, है ना। मेरे कहने का मतलब, मान लो कांग्रेस पार्टी ने किसी एक बंदे को बुलाया है, मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी के बहुत सारे लोगों को मिलाया, तो उस पॉलिटिकल पार्टी की सोच को भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को मानना पड़ेगा, नहीं तो फिर दोबारा से इलेक्शन हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए जो पॉलिटिकल पार्लियामेंट हमारा वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स बना है, सबकी डिमांड पूरी होती है जैसे कोलिजन गवर्नमेंट का एरा स्टार्ट हुआ है। ओके जी, अब देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़। चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़ का मतलब है कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो हर पॉलिटिकल पार्टी फेस कर रही है, जिसकी वजह से उसे बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो उन्हीं प्रॉब्लम के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सी पॉलिटिकल प्रॉब्लम है जो हर पॉलिटिकल पार्टी फेस कर रही है, ठीक है। मैं वैसे तो ट्राई करूँगा कुछ एग्जाम्पल दूँ, ठीक है, बट यार किसी पॉलिटिशियन ने देख ली तो लेनी देनी हो जाएगी, बट मैं ट्राई करूँगा कि आपको एग्जांपल दूँ, ठीक है। बट अगर मैं एग्जांपल नहीं दे पाया तो आप समझ जाना है कि मैं कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप खुद समझ जाओगे अगर आपको थोड़ा भी बहुत पॉलिटिक्स के बारे में पता होगा तो, ठीक है। पहला पॉइंट है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, ठीक है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी में क्या है कि डेमोक्रेसी नहीं है, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर उनका लीडर चुनने की बात आती है ना, तो वहाँ पर इलेक्शन नहीं होते, ठीक है। लीडर कुछ ही बड़े बड़े जो लीडर होते हैं वही चुन लेते हैं, जी आप अब से लीडर हो या आप अब से लीडर हो, ठीक है। मीटिंग भी ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग रेगुलरली नहीं होती, ठीक है। मेंबरशिप रजिस्टर नहीं बनाया जाता। कोई भी बड़ा लीडर बोलता है कि जी आज आप मेंबर बन गए, मतलब आज से आप हमारी पार्टी के मेंबर, तो उसको मेंबर बना लिया जाता है और बोला जाता है कि जी आप जो हो वो आज से मेंबर नहीं हो, तो उसको मेंबरशिप से हटा दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यानी लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और द फ्यू लीडर्स एट अ टॉप, मतलब जो टॉप पे लीडर बैठे होते हैं, ठीक है, उन्हीं के पास सारी की सारी पावर है। पार्टीज डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर, डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग, डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शन रेगुलरली, मतलब ये कोई भी काम नहीं होते, ठीक है। तो एक तरह से इलेक्शन वगैरह नहीं होते, ठीक है, मेंबरशिप रजिस्टर नहीं बनाया जाता, ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग नहीं होती, तो हम साफ बोल सकते हैं कि जी ये तो डेमोक्रेसी है ही नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे लोग तो कोई बड़ा डिसीजन ले नहीं रहे, है ना, सिर्फ कुछ टॉप लीडर ही ले रहे हैं। तो डेमोक्रेसी का मतलब तो यही होता है जहाँ पर सारे के सारे लोग किसी डिसीजन पे पहुँचे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, अब देखो है क्या कि ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ पार्टी डू नॉट गेट सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन ऑन व्हाट हैपन इनसाइड द पार्टी। बड़े बड़े लीडर ही जो है वो फैसला ले लेते हैं, जो ऑर्डिनरी मेंबर होते हैं ना, ठीक है, जो कार्यकर्ता होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, उनको पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। नेक्स्ट है कि पर्सनल लॉयल्टी टू द लीडर बिकम मोर इम्पॉर्टेंट। पहले क्या होता था, हर जो कार्यकर्ता होता था पॉलिटिकल पार्टी का वो ये सोचता था कि जी मैं इस पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी पे चलूँगा, इस पॉलिटिकल पार्टी की सोच पे चलूँगा, तभी मैं ऊपर आऊँगा, ठीक है, एक बड़ा लीडर बन पाऊँगा। बट अब क्या होता है कि
कोई भी कार्य करता है ना पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी पे नहीं चलता, अब वो क्या करता है, चापलूसी करता है, लीडर्स की चापलूसी करता है आगे आने के लिए। इसलिए जो पर्सनल लॉयल्टी हो गई है ना लीडर की तरफ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। ठीक है, आपको पता है बड़ी पोस्ट पे आना है तो आपको लीडर की बात माननी पड़ेगी, चापलूसी करनी पड़ेगी। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो, अगर आपकी पार्टी में लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी है, ठीक है, आप हर बंदे को, हर जो कार्य करता है उसको शामिल नहीं कर रहे अपने डिसीजन में, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। तो यही पॉलिटिकल पार्टीज प्रॉब्लम फेस कर रही है। ठीक है, पहली प्रॉब्लम तो ये हो गई कि पॉलिटिकल पार्टी में लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, जो कि आगे चल के बहुत बड़ा एक विनाश साबित हो सकता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल आप देना चाहो तो दे सकते हो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। नेक्स्ट जो चैलेंज है दैट इज़ चैलेंजेस ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन। इसका मतलब तो आप बहुत ईजिली समझ जाओगे यार। पता है दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है, सेकंड चैलेंज जो पॉलिटिकल पार्टी फेस कर रही है ना, कि एक ही फैमिली के लोग हैं ना, मतलब डायनेस्टिक यानी वंशवाद जिसको कहते हैं, नेपोटिज्म सुना है आपने, कि एक पॉलिटिकल लीडर है, उसका बेटा भी दूसरा पॉलिटिकल लीडर का वो मतलब हेड बन जाएगा पॉलिटिकल पार्टी का, उसका बेटा भी पॉलिटिकल हेड बन जाएगा, फिर उसका बेटा पॉलिटिकल हेड बन जाएगा। तो चैलेंजेस ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन, मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर फॉर द फंक्शनिंग, सो देर आर वेरी फ्यू वे फॉर एन ऑर्डिनरी वर्कर टू राइज टू द टॉप ऑफ द पार्टी। कोई भी ऑर्डिनरी वर्कर है ना, बहुत ही मुश्किलों से, मतलब बहुत ही कम ऐसा होता है कि ऑर्डिनरी जो वर्कर है वो एक बड़ी पोस्ट पे आए। ठीक है, इन मैनी पॉलिटिकल पार्टी द टॉप पोजीशन आर ऑलवेज कंट्रोल बाय मेंबर्स ऑफ वन पार्टी। ठीक है, बहुत सारी ऐसी पार्टी है जिसमें जो बड़ी पोस्ट होती है ना, वो एक ही फैमिली के लोगों के पास होती है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल आपको पता ही है। ठीक है, एक है पार्टी हमारे इंडिया के अंदर जो कि एक बड़ी पार्टी थी, एक टाइम पर बहुत ही ज़्यादा बड़ी पार्टी थी, हमारी इंडिपेंडेंस में उन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाया था। बट उनकी सबसे बड़ी दिक्कत थी कि वो कंट्रोल एक ही फैमिली करती थी। ठीक है, ओके, आज भी देखोगे तो उनके लीडर, मैं नाम नहीं ले सकता, बट उनके जो लीडर है वो आज भी क्या है कि एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ओके जी, क्लियर हो गया। तो ये आगे चलकर बड़ा खतरनाक हो सकता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, क्योंकि जब नॉर्मल कार्यकर्ता ये सोचेगा कि जी हम कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी अच्छा काम कर ले, जब हम ऊपर आ ही नहीं सकते तो फिर एक उस दिक्कत होगी ना उसको। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो पॉलिटिकल पार्टी फेस कर रही है। ठीक है, तीसरी प्रॉब्लम है कि मनी एंड मसल पावर। द थर्ड चैलेंज इज अबाउट टू ग्रोइंग द रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। ठीक है, स्पेशली ड्यूरिंग द इलेक्शन के टाइम में क्या होती है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है ना, इलेक्शन जीतने के लिए शॉर्टकट अपनाती है और वो किसी ऐसे बंदे को टिकट दे देती है जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड हो, ठीक है, या उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये प्रॉब्लम कैसे है, ये तो अच्छी बात है ना, मतलब उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट मिल रहे हैं, वो गवर्नमेंट में आएगी, दोस्त ये अच्छी बात है शॉर्ट टर्म के लिए, बट इससे आपकी इमेज कितनी ख़राब होती है लॉन्ग टर्म में। अब देखो, मान लो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, मान लो मेरी मेन पॉइंट स्टडी की पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, मैंने किसी ऐसे बंदे को टिकट दे दी जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिमिनल केस है जिस पर, ठीक है, और वो जीत भी गया, पर नेक्स्ट टाइम आप याद रखोगे कि सर ने ऐसे ऐसे बंदे को टिकट दी थी जिसका बहुत ज़्यादा क्रिमिनल बैकग्राउंड है, तो आप अगली बार मेरे को वोट नहीं दोगे, तो मेरी लॉन्ग टर्म में छवि खराब हो गई, इमेज खराब हो गई। ठीक है, तो इसलिए मनी एंड मसल पावर भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि पॉलिटिकल पार्टी फेस कर रही है, क्योंकि उनको जीतना होता है, तो जीतने के लिए वो शॉर्ट टर्म में तो ये दे देते हैं, बट लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा घाटा होता है पॉलिटिकल पार्टी का मनी एंड मसल पावर से। ठीक है, मसल पावर तो आपको समझ आ गई क्रिमिनल बैकग्राउंड का, और मनी पावर का भी मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत सारे जो रिच लोग हैं ना, वो भी क्या करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी को फंड करते हैं, पैसे वगैरह देते हैं। ठीक है, ऐसा वो क्यों करते हैं? जो रिच लोग हैं वो पॉलिटिकल पार्टी को इसलिए पैसे देते हैं ताकि अगर वो जीत गई पॉलिटिकल पार्टी तो वो रिच लोगों के लिए काम करेगी। मतलब रिच लोग जो हैं अगर वो कोई चीज़ बनाना चाहेंगे, डैम बनाना चाहेंगे या कुछ होटल वगैरह बनाना चाहेंगे, तो उनके लिए ज़मीन वगैरह साइन कर देगी, मतलब डिसीजन उनके फेवर में लेगी, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, एक मसल पावर तो आपको समझ ही गए कि क्रिमिनल बैकग्राउंड, और एक मनी पावर यानी रिच लोग, ठीक है, जो है वो बहुत सपोर्ट करते हैं पॉलिटिकल पार्टी का, ताकि जो पॉलिटिकल पार्टी है जीतने के बाद वो हेल्प करे रिच लोगों की। ठीक है, और वो गरीब लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा, अब सिंपल सीधी बात है, अगर आप रिच लोगों के लिए काम करोगे तो वो तो गरीब लोगों के लिए हानिकारक है ही है। अगर आप बोलते हो कि रिच लोग ही ज़मीन मिलेगी, उनको ज़्यादा राइट मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं गरीब के लिए तो ये दुविधा ही है।
ठीक है। तो ये तीसरी बड़ी प्रॉब्लम है जो हर पॉलिटिकल पार्टी फेस कर रही है, मनी एंड मसल पावर। शॉर्ट टर्म में ये अच्छा है क्योंकि जीत जाते इलेक्शन, बट लॉन्ग टर्म में आपकी छवि खराब कर देता है, ठीक है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम है जो हर पॉलिटिकल पार्टी फेस कर रही है। लास्ट जो प्रॉब्लम है जो एक पॉलिटिकल पार्टी फेस करती है, दैट इज़ लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। मेरे कहने का मतलब बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टी है ना ऑलमोस्ट अब सेम हो गई है। मेरे कहने का मतलब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, दिल्ली के अंदर जब इलेक्शन हुए थे ना, ठीक है, सीएम के, तो बीजेपी भी बोलती थी जी हम बिजली फ्री करेंगे, पानी फ्री करेंगे। केजरीवाल जी भी बोलते थे मैं बिजली फ्री करूंगा, पानी फ्री करूंगा। तो इससे क्या होता था कि मीनिंगफुल चॉइस नहीं। अब वोटर कंफ्यूज कि भैया वोट दूं तो दूं किसे, दोनों सेम ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसी की वजह से प्रॉब्लम आती है। मतलब दोनों की जो आइडियोलॉजी हो रही है वो सेम हो रही है। हर पॉलिटिकल पार्टी ऑलमोस्ट सब सेम मुद्दों पे बात कर रही है, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है क्योंकि अब वोटर कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है। वोटर को लग रहा है किसी को भी दे दो, बात तो सेम ही है। तो इससे क्या होता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जो इमेज होती है ना वो गिरती है, ठीक है। अब मान लो अगर कोई वोटर है वो यही सोच कर जा रहा है कि भाई किसी को भी वोट दूं, ठीक है, फ़ायदा तो मेरा ही होगा। मतलब दोनों ही बोल रहे हैं पानी फ्री, दोनों ही बोल रहे हैं बिजली फ्री, तो आंख बंद करके वो वोट किसी को भी दे देता है, ठीक है। तो इससे कहीं ना कहीं जो जिस पार्टी को वोट नहीं देता वो कहती है कि यार बात तो मैंने भी वही कही थी, तो मेरे को वोट क्यों नहीं मिला। तो इसी वजह से एक मीनिंगफुल चॉइस नहीं रह रही वोटर्स के पास, जिसकी वजह से कभी ना कभी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। क्योंकि वोटर क्या करता है, आंख बंद करके वोट देता है। फिर ऑफन पार्टीज डू नॉट सीम टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस, ठीक है। मीनिंगफुल चॉइस नहीं दे पाते वोटर्स को। इन रीसेंट ईयर देयर हैज़ बीन डिक्लाइन इन द आइडियोलॉजिकल डिफरेंस अमंग द पार्टी इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब पूरे वर्ल्ड की, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है कि अब पॉलिटिकल पार्टी की जो आइडियोलॉजी है ना वो धुंधली होती जा रही है। सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी अब सेम मुद्दों पर बात कर रही है, तो लोगों के लिए टफ हो रहा है कि किस पार्टी को वोट दे। जैसे कि यहाँ पर एक ब्रिटेन का एग्जांपल भी दे रखा है, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी, दोनों की जो आइडियोलॉजी अब धीरे धीरे सेम होती जा रही है, दोनों एक ही मुद्दों पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वोटर्स के लिए दिक्कत दे रहा है और पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी, क्योंकि मान लो अगर जो लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, उनको ये लगा कि जी सारी पॉलिटिकल पार्टी सेम ही काम करेगी, तो क्या पता वो वोट ही देने ना जाए इलेक्शन में, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको, ये 4 प्रॉब्लम थी, ठीक है, जो एक पॉलिटिकल पार्टी फेस करती है। लैक ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, बड़े बड़े लीडर ही सब कुछ डिसाइड करते हैं, ठीक है, और डेमोक्रेसी नहीं है। एंड द नेक्स्ट इज डायनेस्टिक सक्सेशन। इसका मतलब है कि एक ही फैमिली रूल करती है हमेशा। मनी एंड मसल पावर, मनी एंड मसल पावर का यूज़ कर रही है पॉलिटिकल पार्टी, जो शॉर्ट टर्म में तो सही है, जीत जाता है इलेक्शन, बट लॉन्ग टर्म में बहुत ख़राब है पॉलिटिकल पार्टी के लिए। नेक्स्ट है लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस, यानी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस नहीं रख पा रही पॉलिटिकल पार्टी। ओके जी, जो हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड, ठीक है। मतलब पार्टी में चेंज कैसे लाया जा सके, ये जो प्रॉब्लम है, ठीक है, चैलेंजेस है, उनको सही कैसे किया जा सके, ठीक है। तो पहली बात तो है एफर्ट। एफर्ट का मतलब है जो कि हो रहा है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट कर रही है या जो कि जुडिशरी वगैरह, कोर्ट वगैरह चीज़ें कर रही है ताकि पॉलिटिकल पार्टीज़ में रिफॉर्म लाया जा सके। और कुछ सजेशन है, ठीक है। पहले तो हम एफर्ट देखेंगे कि कौन से एफर्ट हैं जो गवर्नमेंट लेकर आई है या जो जुडिशरी या कोर्ट वगैरह लेकर आई है पॉलिटिकल पार्टी में रिफॉर्म करने के लिए। एफर्ट एंड सजेशन इन आर कंट्री टू रिफॉर्म द पॉलिटिकल पार्टीज एंड इट्स लीडर, ठीक है। पहली चीज़ जो है वो कोर्ट क्या लेकर आई है या कोर्ट ने क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया है। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट क्या किया है, एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आई है। अब इसका मतलब क्या है, देखो मैं आपको ना एक स्टोरी से समझाता हूँ। आप 11th-12th में अगर कभी आपने एसएसटी ली तो आपको पता चलेगा कि हरियाणा के एक पर्सन थे, ठीक है, उनका नाम था गयाराम। एक बार है ना उनको है ना एक मीटिंग में बोला गया आया राम गया राम, मतलब उनका मजाक उड़ाया गया ये बोल के। अब उनको ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि उन पर्सन ने एक ही दिन के अंदर 3 बार पॉलिटिकल पार्टी चेंज कर ली। और ऐसा उन्होंने क्यों किया, देखो उन्होंने वोट लड़ा था कांग्रेस से, कांग्रेस जीत गई, ठीक है। दूसरी पार्टी ने उनको बोला कि जी आप हमारी पार्टी में आ जाओ, हमको पैसे वगैरह ऐसा कुछ देंगे, तो दूसरी पार्टी में चले गए। फिर दोबारा कांग्रेस ने बोला नहीं जी वापस आ जाओ, हम भी आपको पैसे वगैरह, वो दोबारा से उसमें चला गया। तो इसलिए उसने 3-4 बार पॉलिटिकल पार्टी चेंज करी। तो ये इसीलिए उनको आया राम गया राम बोला गया। बट अगर देखोगे तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है। ऐसे तो यार मान लो एक पार्टी के सारे लीडर जीत गए बट दूसरी पार्टी ने उसे खरीद लिया, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना ये, है ना। तो जो अच्छे काम कर रहे होंगे लोग वो साफ पता चलेगा कि जी पैसे के लिए काम कर रहे हैं। तो जो कोर्ट है वो एक एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आई। उस लॉ में ये बोला गया, एंटी डिफेक्शन लॉ में, कि अगर कोई भी पर्सन जीतता है, ठीक है, और फिर वो पार्टी चेंज करता है, ओके, तब क्या होगा, उसको अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। मेरे कहने का मतलब, मान लो मैं कांग्रेस से वोट लड़ा, ठीक है, अज्यूम करो मैं कांग्रेस के सिंबल लेकर वोट लड़ा, ठीक है, कांग्रेस के सपोर्ट से मैं वोट लड़ा, इलेक्शन लड़ा और मैं जीत गया।
जीतने के बाद मैंने अपनी पार्टी चेंज कर ली, मैं बीजेपी में चला गया, मैं यहाँ आप में चला गया, ठीक है। अब मैं क्या हो गया कि आपके साथ मिल गया या बीजेपी के साथ मिल गया, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, है ना, क्योंकि अब मैंने बिल्कुल आइडियोलॉजी चेंज कर ली। मतलब मैं, लोगों ने क्या होता है कि वोट दिया मेरे को क्योंकि मैं कांग्रेस का हूँ, बट फिर मैंने अपनी पार्टी चेंज कर ली, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि अगर आप ऐसा करते हो, ठीक है, और आप जीतने के बाद अपनी पॉलिटिकल पार्टी चेंज करते हो, तो आपको अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। मतलब मान लो कि मैं एमएलए बन गया था जब मैं इलेक्शन जीता, बट मेरे को अपनी एमएलए की पोस्ट छोड़नी पड़ेगी अगर मैं बीजेपी या आप में जाना चाहता हूँ तो, ठीक है जी। ओके, ये आपको क्लियर हो गया। अब इससे एक प्रॉब्लम भी क्रिएट हुई है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई है, अगर कोई बंदा है जो जीता है बट उसे लग रहा है कि यार हमारी पॉलिटिकल पार्टी में कुछ प्रॉब्लम है और वो दूसरी पार्टी में जाना चाहता है, वो नहीं जा सकता, क्योंकि उसे डर लगा रहेगा कि जी मेरे को अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या है, कोर्ट ने एक बहुत अच्छा एफर्ट किया है, एक एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आई है, जिससे कोई भी बंदा अपनी पार्टी बार बार चेंज ना कर सके। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडमेंट टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपीज फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज, ठीक है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया ताकि एमएलए और एमपीज अपनी पार्टीज को चेंज ना कर सके, ठीक है। दिस वाज डन बिकॉज मैनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेड वर इंडल्ज इन डिफेक्शन इन ऑर्डर टू बिकम द मिनिस्टर और फॉर कैश रिवॉर्ड। मतलब क्या करते हैं, कुछ जो पॉलिटिकल लीडर हैं या कुछ इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो पैसे के लालच में या एक मिनिस्टर की पोस्ट के लिए दूसरी पार्टी में चले जाते हैं जीतने के बाद। तो इसको रोकने के लिए एक एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, ठीक है। डिफेक्शन का मतलब दे रखा है चेंजिंग पार्टी अलायंस फ्रॉम द पार्टी ऑन विच द पर्सन गॉट इलेक्टेड, मतलब जिस पार्टी से वो जीता है उससे वो चेंज करके दूसरी पार्टी में चला जाए, ठीक है। तो ये पहला जो एफर्ट है वो किया गया है ताकि पार्टी में थोड़ा सुधार लाया जा सके, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट है कि याद होगा आपको, मैंने आपको बताया था दूसरी जो प्रॉब्लम थी हमारी वो ये थी कि मनी एंड मसल पावर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला है कि आपको ना हर पॉलिटिकल लीडर से या जो भी इलेक्शन वगैरह लड़ रहा है हर कैंडिडेट से क्या होगा, एक एफिडेविट साइन करवाना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब उस एफिडेविट में इलेक्शन से पहले उस एफिडेविट के अंदर मतलब एक तरह से उसे एक फॉर्म वगैरह भरना पड़ता है, अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी लिखनी पड़ती है कि मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है, ठीक है, मैं कितना अमीर हूँ, मेरे पास कितनी मेरे ऊपर कितने क्रिमिनल केस है, ये सारा का सारा उस डॉक्यूमेंट में उस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को लिखना पड़ता है, ठीक है। अब जब वो सारे के सारे ये लिखेगा जी मेरे पे कितने क्रिमिनल केस है, सीरियस क्रिमिनल केस है, या मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है ना, तो लोगों को पता चल जाएगा। तो फिर लोग जो हैं वो समझदारी से वोट देंगे कि जी इस पे इतने सारे क्रिमिनल केस है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं और इलेक्शन कमीशन को भी पता चल जाएगा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस केस है, आप इस साल नहीं लड़ सकते, अगली बार लड़ना इलेक्शन। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये दूसरा स्टेप जो लिया है वो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, ठीक है, ताकि कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला या प्रॉपर्टी के बारे में पता चल जाएगा तो हम मनी पावर को भी रोक सकते हैं ना। तो इन दोनों चीज़ों को रोकने के लिए एफिडेविट जो है वो कंपलसरी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। बट इसकी दिक्कत ये है कि चेक नहीं होता, मेरे कहने का मतलब कितनी प्रॉपर्टी है या नहीं है ये वेरीफाई करने वाला कोई नहीं है, ठीक है। एक बार वो बंदा जीत गया तो फिर आगे कितना भी बोले वो कि जी नहीं मैं तो सही बोल रहा था, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, तो फिर जीत गया तो फिर पावर में है तो वो कुछ भी कर सकता है ना। बात ही नहीं सुनेगा फिर इलेक्शन कमीशन की वो, ओके, और अपनी पोस्ट भी नहीं छोड़ेगा, है ना। और मैं आपको बता दूं सिर्फ क्रिमिनल केस और ये अपनी प्रॉपर्टी नहीं, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह भी बतानी पड़ती है। आप देख रहे होंगे कि बहुत टाइम से बहुत बीजेपी के लीडर पे इल्ज़ाम लग रहा है, कांग्रेस के भी बहुत सारे लीडर पे इल्ज़ाम लग रहा है कि आप अपनी प्रॉपर्टी सही नहीं बताते, ठीक है, आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सही नहीं बताते, आपने अपने ऊपर जो क्रिमिनल केस थे उनको नहीं बताया, ठीक है जी। तो ये दूसरा स्टेप है जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया। पहला स्टेप क्या था, एंटी डिफेक्शन लॉ, दूसरा था एफिडेविट, और एक तीसरा स्टेप है कि जो अमीर लोग हैं ना, है ना, मतलब जो मैंने बताया था कि रिच लोग भी क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को पैसे वगैरह देते हैं। तो अब इलेक्शन कमीशन ने एक और ऑर्डर निकाला है और हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए ज़रूरी कर दिया है कि वो अपना एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करे, ठीक है। हर पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं कि जी हमारे पास तो चंदा आया है, ठीक है, तो अब इलेक्शन कमीशन ये बोलता है कि जी आप उस चंदे का भी टैक्स भरो, आप पता चलना चाहिए कि आपके पास कितने पैसे आए हैं, कितने पैसे नहीं आए, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी रहती है कि जी इनके पास इतने पैसे आए हैं, इतने पैसे नहीं आए, कहाँ से आए हैं, कितने आए हैं, ठीक है। तो अगर मान लो किसी एक रिच पर्सन से उनको सारे के सारे पैसे मिले होंगे तो पता चल जाएगा जी कि हाँ इतने सारे पैसे आए हैं, यहाँ से आए हैं, ठीक है। तो ये है, यानी जो मनी पावर है उसको रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी कर दिया है हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए, ठीक है। तो ये 3 रिफॉर्म है जो लेकर आई है,
ठीक है, गवर्नमेंट कह सकते हो, इलेक्शन कमीशन या कोर्ट लेकर आई है, ठीक है, जो एक्चुअल है। मेरे कहने का मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ आ चुका है, ठीक है, एफिडेविट भी साइन होता है और साथ ही में जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आता है वो भी होता ही होता है। तो ये सारे के सारे वो पॉइंट्स थे जो हो रहे हैं, ठीक है। अब वो पॉइंट है जो हो सकते हैं, यानी पॉलिटिकल पार्टी में रिफॉर्म करने के लिए कुछ सजेशन दे रखे हैं, ठीक है। याद रखना, सजेशन अलग है और एफर्ट्स अलग है, ठीक है। एफर्ट्स वो हैं जो हो रहे हैं, सजेशन वो है जो होने चाहिए या जहाँ होंगे, ठीक है। ओके जी। सो सजेशन क्या है कि सजेशन आर ऑफन मेड टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टी। सजेशन क्या है कि एक लॉ बनाना चाहिए ताकि इंटरनल जो है डेमोक्रेसी लाई जा सके पॉलिटिकल पार्टी में। मतलब एक कानून ऐसा लाना चाहिए जिसमें पॉलिटिकल पार्टी के लिए कंपलसरी कर देना चाहिए कि जी अपने एमएलए वगैरह का, अपना मेंबर का रजिस्टर बनाओ, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, ठीक है। आप में भी क्या हो कि डिस्प्यूट वगैरह सॉल्व करने के लिए क्या करी जाए, एक जज वगैरह, एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाई जाए, ठीक है। इंडिपेंडेंट की स्पेलिंग सही कर लेना, स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ी सी हो सकती है, बट दोस्त स्पेलिंग मिस्टेक ये छोटी छोटी इसलिए होती है, मैं रात को नोट्स बनाता हूँ तो थोड़ा सा फोकस नहीं रह पाता, तो इसलिए, है ना, तो इसलिए आप ठीक कर लेना। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स आपको पता ही है, ठीक है। सो पहली बात तो जैसे कि आपने चैलेंजेस में पढ़ा ही था, चैलेंजेस में पहला जो प्रॉब्लम वो थी यही थी कि क्या होता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, वो अपना मेंबरशिप रजिस्टर नहीं बनाती, इलेक्शन जो नहीं करवाती, रेगुलरली ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग नहीं करती। तो इसी के लिए पहला एक सजेशन ये दिया गया है कि एक ऐसा लॉ लाना चाहिए ताकि हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए कंपलसरी कर देना चाहिए कि उसे इंटरनल रेगुलर इलेक्शन करवाने चाहिए, ठीक है, और साथ ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए, ओके, और अपना डिस्प्यूट सेटल करने के लिए एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनानी चाहिए, ओके। ये सारी की सारी चीज़ें करनी चाहिए, एक सजेशन है, ठीक है। सेकंड सजेशन है कि जो 1/3 सीटें हैं ना वो कम से कम वुमेन को दी जानी चाहिए, ठीक है। मेरे कहने का मतलब जो टिकट है, मान लो 100 टिकट बांटी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, तो कम से कम 33 तो वुमेन कैंडिडेट को देनी चाहिए ताकि उनका भी पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा सके, ठीक है। ओके जी। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि देयर शुड बी एंड स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंस। इसका मतलब है कि तीसरा सजेशन ये है कि गवर्नमेंट को पैसे देने चाहिए ताकि कोई भी बंदा इलेक्शन लड़ सके। अब ये बोलोगे कि सर ये कैसा पॉइंट है, गवर्नमेंट क्यों पैसे दे, है ना। देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई बंदा सही में अच्छा काम करना चाहता है, ठीक है, और अगर उसकी जो हालात है सही नहीं है, इलेक्शन में वो नहीं कर सकता कैंपेनिंग वगैरह, तो उसको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। बट वो एक अच्छा पर्सन है, मतलब आपने देखा होगा कि बहुत सारे टीचर्स वगैरह भी, ठीक है, वो इलेक्शन लड़ते हैं बट वो हमेशा हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं कर पाते इतना अपना, क्या कहते हैं, मतलब कैंपेन रन नहीं कर पाते, ठीक है, कैंपेन रन नहीं कर पाते और नहीं बता पाते लोगों को, ठीक है, एडवर्टीजमेंट ढंग से नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते, ठीक है, बट वो अच्छा काम करना चाहते हैं। तो इसलिए यही पॉइंट रखा गया है कि जो तीसरा सजेशन ये है कि हर स्टेट फंड करना चाहिए इलेक्शन को, मतलब हर इलेक्शन जो है वो स्टेट फंड करे, स्टेट पैसे दे, ताकि जो पॉलिटिकल लीडर या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो वो एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव हो, ठीक है, बेशक उसके पास पैसे ना हो, बट अगर अच्छा काम करने वाला बंदा हो तो उसकी हेल्प हो जाए, ठीक है। तो ये 3 रिफॉर्म थे, रिफॉर्म यानी सजेशन थे। सजेशन कौन कौन से? इंटरनल डेमोक्रेसी के लिए कानून आना चाहिए, 1/3 जो टिकट है वो वुमेंस को देनी चाहिए, वुमेन कैंडिडेट को देनी चाहिए, और जो गवर्नमेंट है उसी को क्या करना चाहिए, इलेक्शन के एक्सपेंस को पूरा करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब जो मतलब कैंपेनिंग होती है, एडवर्टीजमेंट वगैरह, पेट्रोल का खर्चा, ये खर्चा, वो खर्चा, तो ये सारे के सारे क्या करना चाहिए, स्टेट को ही फंड करना चाहिए। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। अब हम पढ़ेंगे कुछ और भी सजेशन है, इसके अलावा कुछ और भी सजेशन है। तो देर आर 2 अदर वे इन विच पॉलिटिकल पार्टी कैन बी रिफॉर्म। तो 2 कुछ अलग वे भी हैं, ठीक है, 2 और तरीके हैं जिससे पॉलिटिकल पार्टी में रिफॉर्म लाया जा सकता है। पहला तरीका तो है कि लोगों को प्रेशर डालना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी पे। कैसे प्रेशर डाले? पिटीशन से, पब्लिसिटी से और एजिटेशन से। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जो लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, उनको क्या करना चाहिए, अगर उनको कोई चीज़ गलत लगती है, ठीक है, अगर वो उसके बारे में जानना चाहते हैं गवर्नमेंट के डिसीजन के बारे में, तो उन्हें पिटीशन वगैरह साइन करनी चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक पिटीशन वगैरह दायर करनी चाहिए, बताना चाहिए मीडिया वगैरह को भी, ठीक है, पब्लिसिटी करनी चाहिए कि जी ये डिसीजन गलत है, ये पॉलिटिकल पार्टी गलत कर रही है, ठीक है। इससे भी क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टी को डर लगा रहेगा कि जी मैं कुछ गलत करूँगा तो लोग आराम से देख सकते हैं, ठीक है, उनको पता चल जाएगा और अगली बार हमको वोट नहीं देंगे। और नेक्स्ट है कि उनको एजिटेशन, थोड़े बहुत मूवमेंट वगैरह, आंदोलन वगैरह भी चलाने चाहिए जिससे लोगों को पता चल सके, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को पता चल सके जी हाँ, अगर हम गलत काम करेंगे तो लोग बहुत बढ़ चढ़ के हमारे खिलाफ बोल सकते हैं, ठीक है।
और नेक्स्ट जो सजेशन वो ये है कि जो भी बंदा एक अच्छा काम करना चाहता है ना, उसको पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, ठीक है, और अच्छे लोग जो हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे और देश के लिए कुछ अच्छा करेंगे, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी कैन इम्प्रूव इफ़ दोज हु वांट दिस जॉइन हु वांट द जॉइन पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना चाहता है तो वो ज्वाइन करे, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ पॉलिटिकल पब्लिक पार्टिसिपेशन। इसका मतलब है कि अगर कोई बंदा पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना चाहता है और अगर वो करे तभी पॉलिटिकल पार्टी इंप्रूव हो सकती है, और साथ साथ इससे पब्लिक पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा जब नॉर्मल लोग आकर इलेक्शन वगैरह में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है यार। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। चैप्टर होता है खत्म, एमसीक्यू जल्दी अपलोड हो जाएंगे। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अभी तक अगर आप देख रहे हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना है यार, ठीक है। शेयर ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना। दूसरे चैनल का लिंक दे रखा होगा, पहले तो थैंक यू सो मच यार दिल से कि उस पर भी आपने 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दिए, जबकि मैंने कुछ अपलोड भी नहीं करा, ठीक है। बट मैं उस पर जल्दी ही कुछ अपलोड करूँगा, ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। एज जो स्टूडेंट की लाइफ में प्रॉब्लम आती है थोड़े बहुत अपने एक्सपेंस पूरे करने के लिए, तो मैं आपको बताऊँगा कि मैंने अपने एक्सपेंस कैसे पूरे किए यूट्यूब से या एनी अदर वे से, उसके बारे में मैं बताऊंगा। थोड़ी यूट्यूब की जर्नी के बारे में बताऊंगा कि एडिट वगैरह कैसे करता हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें, यूट्यूब वीडियो कैसे बनाए, इन सब के बारे में बताऊंगा। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, ठीक है। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा देना क्योंकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड कर सकता हूँ अब उस पर, ओके। और साथ ही साथ नोट्स के लिए आपको पता है टेलीग्राम चैनल है, नहीं तो जीपी लिंक दे रखा होगा डिस्क्रिप्शन में। जीपी लिंक से कैसे वीडियो डाउनलोड करनी है उसका भी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, ठीक है। वीडियो का लिंक कि कैसे डाउनलोड करने हैं, ओके। आप अगर चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है यार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो और एमसीक्यू जल्दी अपलोड कर दूंगा। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, नेक्स्ट चैप्टर के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।